सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन गाइड्स बुक्स। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं छायावाद से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। 600 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज हमारी श्रृंखला 601 से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? आपसे पूछा जा रहा निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी, पेरिय प्रवास, साकेत, पल्लव। तो इसमें पल्लव है, ये महाकाव्य नहीं है। क्या है? पल्लव महाकाव्य नहीं है। कामायनी महाकाव्य है। पेरिय प्रवास, कामायनी 1935 का महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद। पेरिय प्रवास हरिओद जी का 1914। खड़ी बोली का महाकाव्य है, ये प्रथम महाकाव्य। साकेत मैथिली शरण गुप्त सन 1931 का महाकाव्य है। ठीक है, देखिए पल्लव छायावादी कृति। पल्लव की रचना 1928 है। पल्लव छायावादी कवि सूर्य सुमित्रानंदन पंत, जिनका जन्म सन 1900, द्वारा लिखी गई प्रारंभिक काव्य कृति है। ये महाकाव्य नहीं है। छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो पल्लव को कहा जाता है। जबकि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कामायनी रचनाकाल 1935 छायावादी महाकाव्य तथा अपने समय की श्रेष्ठतम कृति है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचित साकेत 1931 का है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म आपसे पूछे तो 86 का आएगा, 1886। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म आपसे पूछे तो 1889 आएगा। साकेत 1931 की रचना है, किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित है प्रिय प्रवास। हरिओद जी का जन्म 1864 या 1865 मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। पल्लव पंत की रचना है, बिल्कुल 1928 में पल्लव पंत की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है और इसकी रचना 1964 है। पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, यही कथन गलत है क्योंकि पंत छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, यही कथन आपका गलत आएगा। सुमित्रानंदन पंत भारतेंदु युग के नहीं अपितु उनके उत्तरवर्ती जो छायावादी युग है उसके प्रमुख कवि हैं। प्राकृतिक सुषमा का आलंबन रूप में चित्रण करने व प्रकृति का मानवीकरण करने के कारण सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है जो 1928 में प्रकाशित हुई थी। लोकायतन पंत जी का महाकाव्यात्मक काव्य ग्रंथ है। लोकायतन 1964 का है, जिसके लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया था। निराला की अंतिम रचना कौन सी है? अंतिम कविता कौन सी है? राम की शक्ति पूजा इनकी 1936 की है। तुलसीदास इनकी 1938, सरोज स्मृति 1935। तो देखिए इनमें से तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये अंतिम नहीं हो सकती। इनके बाद में एक इनकी महत्वपूर्ण कुकुर मुत्ता है जो 1942 की है। तो आप स्वयं आंसर लगा देंगे कि पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ये इनकी अंतिम कविता है। ठीक है, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी का जन्म कहीं पे 96, कहीं पे 97 और कहीं पे 99 मिलता है, लेकिन सर्वमान्य 1997 ही माना जाता है। निराला की कविता सांदे का अंकली, जिनका रचनाकाल था 1800 आए गए 1896, 1897, 1899 मानते हैं, लेकिन 1897 इनका सर्वमान्य है। संदे कांकली इनकी 1969 मतलब 1969 में संकलित है। इनकी मृत्यु के बाद में ये प्रकाशित हुई थी। निराला की 1936 की रचना है राम की शक्ति पूजा। 1938 है तुलसीदास। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो आप बताएंगे महादेवी वर्मा का जो प्रथम काव्य संकलन है वो क्या है? देखिए दीपशिखा इनकी 1942 की है। यामा 40 है, रश्मि इनकी 32 है और निहार 30 है। तो इनमें से निहार इनकी प्रथम आएगी। आधुनिक मीरा के रूप में महादेवी वर्मा ने अपना प्रथम काव्य संग्रह निहार नामक 1930 में प्रकाशित करवाया था। रश्मि इनकी 32 की है, नीरजा इनकी 35 की है। इसके बाद में देखेंगे सांदे गीत इनका 37 का है। यामा इनकी 40 की है। ये महादेवी की अन्य काव्य कृतियाँ हैं।
निहार की भूमिका हरिओद ने लिखी थी। निहार की भूमिका किसने लिखी थी? तो हरिओद जी ने लिखी थी। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन हैं? कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। कला और बूढ़ा चांद 1959 की रचना है और 1960 में इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1960 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कला और बूढ़ा चांद, स्वर्ण किरण इनकी 47, स्वर्ण धूलि इनकी 47 है, वीणा इनकी 27 है, उत्तरा इनकी 49 है। कितनी है? 49 है। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत के अरविंद दर्शन से प्रभावित काव्य रचनाएं हैं। मानसी, छाया, ज्योत्सना, युग पुरुष। आगे है, देखिए, हाँ जी, मधुवन, अतिमा। अतिमा का रचनाकाल मुझे मिल गया है 1955, बाकी इनका अन्य का रचनाकाल मुझे नहीं मिला है। शिल्पी, सोवर्णी, रजत शिखर आदि पंत जी के रचित क्या हैं? काव्य नाटक हैं। मौन निमंत्रण, चिदम्बरा इनकी 58 की है। परिवर्तन इनकी 26 की रचना है। युगांत इनकी 36 की है। ग्राम्या इनकी 40, युगवाणी 39, गुंजन 32, पल्लव 28, वीणा 27, ग्रंथि 20, उच्छ्वास 20 आदि पंत जी की अन्य रचनाएं हैं। आगे है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता कौन सी नहीं है? प्रकृति पर्यवेक्षण है, प्रेम चित्रण है, कथा गीत प्रयोग है और ब्रज भाषा में रचना है। तो देखिए, स्वच्छंदता की विशेषता नहीं होगी तो कौन सी नहीं होगी? आप स्वयं भी लगा सकते हैं, ब्रज भाषा में रचना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि यहाँ पे खड़ी बोली का विकास होने लगा था, ब्रज भाषा लुप्त प्राय सी होने लगी थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में छायावादी काव्य को स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है। प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, कथागीत आदि का प्रयोग, आत्मविव्यंजना, श्रृंगार निरूपण, नारी भावना, रहस्यात्मक मुख्य विशेषताएं हैं। ब्रजभाषा में रचना स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, क्योंकि छायावादी काव्य था, उसकी रचना खड़ी बोली में होने लगी थी। लोकायतन के रचयिता कौन है? तो अभी हमने पढ़ा था लोकायतन के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। लोकायतन इनकी 1964 का ये महाकाव्य है, 1964 का महाकाव्य है। इसके लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया था। लोकायतन 1964, चिदम्बरा 1958, ग्राम्या 1940, युगांत 1936, युगवाणी 1939, गुंजन 1932, पल्लव 1928। पल्लव को छायावादी का मैनिफेस्टो कहा जाता है। वीणा 1927, ग्रंथि 1920, उच्छ्वास 1920 आदि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। अनामिका 1923 प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण इनका 1938 में अनामिका का हुआ था। अनामिका के 2 संस्करण प्रकाशित हुए हैं, प्रथम संस्करण 1923 और द्वितीय संस्करण 1938 को। गीतिका 1936, परिमल 1930, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अपरा 1900। हाँ जी, अपरा शायद 1953 की रचना होनी चाहिए। कब की? 1953 की। अर्चना 1950, सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936 आदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कृतियाँ हैं। द्विवेदी युगीन साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी ने हिमतिरंगिणी इनकी 1949 की रचना है। हिमकिरीटिनी इनकी 1943 की रचना है। युगचरण इनकी 1956 है। समर्पण इनका 1956 है। माता 1951 है। नामक ग्रंथों की रचना की है। आगे दिए हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी रचना है कुमकुम जो 1936 की है। ऐपलक और रश्मि रेखा 1951, कुआसी 1952 और हम विस्पाई जन्म के, इसका रचनाकाल मुझे नहीं मिला है, आदि ग्रंथों की रचना की है। आंसू है, आंसू क्या है? मुक्तक काव्य संकलन है, ऐतुकांत काव्य है, प्रबंध काव्य है, इनमें से कोई नहीं। तो मुक्तक काव्य संकलन है क्या? आंसू।
छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू इनकी 1925 की रचना है। काव्य शैली का विरह काव्य माना जाता है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की 1935 की रचित एक छायावादी महाकाव्य है। अपने युग की श्रेष्ठतम कृति भी है। झरना, लहर, उर्वशी, करुणालय, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व। चलिए मैं इनका रचना काल भी बता देती हूँ। झरना इनकी 1918 की है, लहर 1933, उर्वशी 1909, करुणालय और प्रेम पथिक दोनों 1913, कानन कुसुम भी 1913, महाराणा का महत्व 1914 आदि जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म 1889 को हुआ था, उनकी मानी जाती हैं। ठीक है। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो ये नरेंद्र शर्मा का है, रामेश्वर शुक्ल अंचल का है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। तो उर्मिला महाकाव्य है, ये प्रबंध काव्य है, सॉरी, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। और उर्मिला प्रबंध काव्य कब का है? 1934 का है उर्मिला प्रबंध काव्य, और ये प्रकाशित हुआ था सन 1975 में। इस बात को आप याद करेंगे, याद रखेंगे कि जो उर्मिला प्रबंध काव्य है वो 1934 का रचा गया है, लेकिन प्रकाशित सन 1975 में हुआ था। अगली पढ़ते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। उर्मिला छायावादी युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचित काव्य ग्रंथ है। कुमकुम 1935 हमने पढ़ा था, 1936, एपलक 1951, रश्मि रेखा 1951, कुआसी 1952, हम विस्पाई जन्म के प्राण अर्पण, विनोबा स्तवन आदि बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। छायावादी युग के अन्य कवि नरेंद्र शर्मा की भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कौन सी हैं? पलाश वन है इनका 1941, और प्रवासी के गीत हैं इनके 1939। पलाश वन 1941, प्रवासी के गीत हैं 1939। आगे है, कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट और यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम क्या है? देखिए, कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट और यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा। देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट और यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ है, उसका नाम महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं। इनके द्वारा रचित रेखा चित्र हैं अतीत के चलचित्र जो 1941 का है, स्मृति की रेखाएं 1943 है, और मेरा परिवार 1972 है। कामायनी की रचना के बाद उस धारा की कोई काव्य और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी नहीं करता था, जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे। उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। बिल्कुल ये आपका आंसर आएगा कि जो उस कोटि की रचना थी वो कामायनी, शीर्ष शिखर के ऊपर कामायनी को मान लिया गया था। तो अब उससे महत्वपूर्ण ग्रंथ और कौन सा लिखा जा सकता था? कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर नहीं रचा गया, क्योंकि उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। यह कथन किसका है? यदि क्या पूछा आपसे? यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। यह कथन किसका है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। किसका कथन है? ये जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। जयशंकर प्रसाद का यह कथन है कि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। देखिए, मानवता का विकास क्या बताया उन्होंने? रूपक, और फिर भी क्या है? बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 613। देखिए, हाँ जी, प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता?
प्रकृति का निरीक्षण का सुअवसर और उनके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सका। पंत जी को अल्मोड़े में बचपन बिताने और युवावस्था में इलाहाबाद में रहने का जो अवसर मिला था वैसा किसी दूसरे को नहीं मिल पाया। प्रकृति चित्रण करने की अपेक्षा विचारधाराओं का विश्लेषण करना श्रेष्ठ है। प्रकृति चित्रण में कथा वस्तु को पिरोने की गुंजाइश का क्या है? प्रकृति चित्रण में कथा वस्तु को पिरोने की गुंजाइश का कम होना। ठीक है, प्रकृति चित्रण में कथा वस्तु को पिरोने की गुंजाइश का कम होना। कौन सा आंसर आएगा? तो इसमें आंसर आएगा ए, क्योंकि प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में नहीं था। प्रकृति का निरीक्षण जिस प्रकार से वो करते थे उस प्रकार से और कोई कवि नहीं कर सकता था, और वो प्रकृति को अपने पूरे मनोभाव से उसके प्रति, प्रकृति के प्रति वो समर्पित थे। प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंदन पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र इसलिए नहीं मिलता क्योंकि प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उनके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में नहीं आ सका। अगला क्वेश्चन है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है? क्या है? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्य कृति का प्रबंध काव्य है? तो किसका है ये? दुख की पिछली रजनी, ये कामायनी का आएगा। किसका आएगा? कामायनी का। देखिए, पल्लव 1928 की रचना है और किसकी है? पंत जी की, जो छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहलाता है। जयशंकर प्रसाद की रचना है राम की शक्ति पूजा, जो 1936 की है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये 1964 की रचना है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश कामायनी कृति का प्रबोध वाक्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं, जो इस प्रकार हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। आगे है, प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता के नाम को चिन्हित करना है। किसमें? जो प्रस्तुत काव्य पंक्ति दी गई है उसके रचयिता के नाम को चिन्हित करना है। कितने हृदयों के मधुर मिलन, कितने हृदयों के मधुर मिलन, क्रंदन करते बन विरह कोक, ये किसका कथन है? तो ये प्रसाद जी का कथन है। कितने हृदयों के मधुर मिलन, क्रंदन करते बन विहार विरह कोक, उपयुक्त पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। निम्नलिखित रचनाकारों की काव्य पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। रचनाकारों की काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं यहाँ पे। पंत, अरुण अधरों की पल्लव प्रांत, मोतियों सा हिलता हिम हास, महादेव वर्मा की है। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं। प्रसाद, मेरा अनुराग फैलने दो, नभ के अभिनव कलरव में वन किरण कभी आ जाना। और निराला की है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, तुम्हारी होगी जय, और कह के माता उनके वदन में लीन हो गई। असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है, बिल्कुल ठीक है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है, बिल्कुल ठीक है। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं, यही कथन गलत है। क्यों गलत है? अंधेरे में कविता चांद के मुंह टेढ़ा में ही संकलित है, ठीक है। अंधेरे में कविता क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें ही संकलित है, जबकि यहाँ आया नहीं है। ये कथन गलत है, तो यही इसका आंसर आएगा। आंसर होगा डी। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 की रचना है। सॉरी, अंधेरे में कविता है, ये चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित हुई थी। और कब हुई थी? सही है, ये 1964 में संकलित हुई थी, ठीक है। ये कथन असत्य है, जबकि श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है। सभी कथन सत्य हैं। अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता है, जो चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह में संकलित हुई थी। कब हुई थी? सन 1964 में हुई थी।
भूल गलती ब्रह्म राक्षस, लकड़ी का रावण, डूबता चांद, मुझे पुकारती हुई पुकार, मुझे याद आते हैं, मुझे मालूम नहीं आदि कविताएं इसी में संग्रहित हैं। किसमें? चांद का मुंह टेढ़ा में संग्रहित हैं। कौन कौन सी कविताएं? भूल गलती ब्रह्म राक्षस, लकड़ी का रावण, डूबता चांद, मुझे पुकारती हुई पुकार, मुझे याद आते हैं, मुझे मालूम नहीं, ये सभी कविताएं इसमें संग्रहित हैं। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी, तब कविता में छायावादी अपने शिखर पर था। उस विशेष काल में एक उत्कृष्ट काव्य कृति कौन सी थी? तो ये काव्य कृति थी पल्लव पंत जी की, जो छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहलाता है। ठीक है, देखिए आंसर कहाँ पे आ गए हम? 617 के बाद में सीधा 624 पे, एक पेज छूट गया इसका। चलिए आज हम यह तक ही करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।